मेरे प्यारे साथियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। तो आज ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। देख रहे हैं 251 से लेकर 275 तक, यानी आप 275 क्वेश्चन कंप्लीट आज कर लेंगे। और आपको बहुत सारे अनुभव भी मिला होगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है। ये आपको अनुभव सेट के प्रैक्टिस से मिला होगा और इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही रहता है हर साल, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर करता है। तो हम लोग की तैयारी भी इतनी होनी चाहिए कि इधर उधर भी करे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होनी चाहिए, अब वो भी टाइम पे। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। 251 से लेकर कह रहा है, दो आसन कोण मिलकर, आसन यानी एडजेसेंट एंगल, मिलकर 100 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यह आसन मतलब बगल वाले एंगल। ठीक है, दोनों का जो जोड़ है, जैसे मान लो दो एंगल है, एक ए और बी, दोनों का जो सम है वो दे रखा है 100 डिग्री। ओके, बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 डिग्री कम है। अब बड़ा कोण आप किसको मानना चाहते हैं? जैसे अगर मैं दो कोण मान लूं, ए और बी, अगर मैं ए को मान लूं बड़ा यानी एक्स, तो छोटा कोण हमारा क्या होगा? तो कहता है बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 डिग्री कम है, तो बेहतर होगा कि इसको छोटा मान लीजिए। अगर इसको आप छोटा कोण मान लीजिएगा तो जो बड़ा कोण होगा, अब बड़ा कोण के बारे में छोटे से कंपेयर करके बोल रहा है कि छोटे के 5 गुने से 20 कम है, तो छोटे के 5 गुने से 20 कम है, तो इसको मैंने मान लिया छोटा और इसको मैंने मान लिया बड़ा। और दोनों का जो सम है वो है 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री, 6 दूना 12। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण है 5x माइनस 20, तो x की जगह 20 रखेंगे और माइनस 20, यानी 100 में से 20 घटाइएगा मित्र, 80 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं आगे। यह है 252 नंबर। कह रहा है किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो उसके कोण की माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए समझते हैं। मान लो ये कोण है, ठीक है, AOB एक एंगल है, एक कोण है। अगर मान लो ये एंगल है, अगर मैं इसकी भुजा को दुगुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, कितना ही आगे बढ़ा दूं अगर इसी सिध में, तो क्या इसके एंगल पर कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है छोटा में भी 60 डिग्री बनाता है, और बहुत बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जाए इसमें भी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तब प्रत्येक भुजा को अगर सेम रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल समान रहेगा मित्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कह रहा दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के कोणों का योग बताइए। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बट यहाँ हमें देखना है कि त्रिभुज है कितना, तो त्रिभुज गिनती करना है। और रीजनिंग में आप ऐसा पढ़े होंगे कि इस टाइप से अगर त्रिभुज गिनना होता है तो यहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं। 4 है तो 4 दूना 8 ट्रायंगल बनेगा, हाँ या नहीं? अब इसमें टोटल 8 ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 8 ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो 144 यानी 1440 डिग्री। ये सवाल का उत्तर है। तो उत्तर बहुत ही आसान से मिल जाता है आपको, 254। सम चतुर्भुज ABCD में ACB 40 है तो ADB कितना होगा? रही बात सम चतुर्भुज का मित्र, तो सम चतुर्भुज देखिए ऐसा होता है। सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, हालांकि नहीं लग रहा होगा बराबर, तो फिर भी आप मानकर चलेंगे कि बराबर हो। ठीक है, तो सम चतुर्भुज हम उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटने का काम करते हैं। ठीक है, अभी सम चतुर्भुज का नाम दे रखा है ABCD, यही है। अब इसमें कह रहा है ACB 40 है, ACB ये 40 दे रखा है मित्र। ठीक है, दो चतुर्भुज आपको याद रखना है, दो चतुर्भुज आपको याद रखना है, एक वर्ग और एक सम चतुर्भुज। वर्ग और सम चतुर्भुज दो ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके डायगोनल अपोजिट एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, याद रखेंगे।
तो कहने का मतलब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है, और ये भी आपको 40 होगा, और ये भी आपको 40 होगा। 90 है तो ये 50 होगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा। अब इसमें देखते हैं कि बात क्या है। तो कह रहा है एडी भी कितना होगा, तो एडी भी पूछ रहा था, तो ये तो 50 डिग्री ही होगा, इसमें तो ज़्यादा लफड़ा कुछ है नहीं। पी एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और बी ए पी बराबर डी ए पी, तो एडी 10 है, सीडी कितना होगा। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, ठीक है। अगर ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, जिसमें हमसे ये बोल रहा है कि पी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। पी जो है बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। बी ए पी बराबर डी ए पी, तो बी ए पी ये वाला एंगल, ये बराबर है डी ए पी के, डी ए पी, तो डी ए पी ये वाला एंगल के, मतलब ये थीटा होगा, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। अब आगे कह रहा है कि एडी अगर 10 है तो सीडी का लेंथ कितना होगा। अब ये सीडी पूछ रहा था। अब एक बात आप बताइए, एडी का लेंथ 10 है तो ये भी 10 होगा, मतलब ये 5 5 हो जाएगा। ये पूरा 2 थीटा है और है एक समांतर चतुर्भुज, तो अंदर वाले लगातार एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो ये जो एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा होगा, क्योंकि पूरा 2 थीटा हो जाएगा ना, ये थीटा तो ये 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा। अब अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो तो 180 होना है, जिसमें मुझे इसको थीटा बनाना पड़ेगा। मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, थीटा बनाना पड़ेगा। अगर ये थीटा बन जाएगा तभी तो तीनों का जोड़ 180 होगा, 2 थीटा प्लस में 2 थीटा माइनस में कट जाएगा। ये थीटा के सामने ये वाली भुजा, ये थीटा के सामने ये वाली भुजा, ये बराबर हो गया। मतलब ये भी पूछे या डीसी पूछे, उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5 सी, सी ऑप्शन। चलिए 256 नंबर। कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 66 वर्ग सीएम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा हो। परिवृत्त और अंतःवृत्त की बात कर रहा है, और वो भी कौन सा, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर भी सर्कल बनेगा और समबाहु त्रिभुज के बाहर भी सर्कल बनेगा। बाहर बनने का मतलब है कि शीर्षों से होकर जाना चाहिए, और अंदर बनने का मतलब है कि भुजाओं को टच करके जाना चाहिए। और इसका एक रिलेशन होता है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, ठीक है, ये जो कि कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा, और ये 2:1 में बांटता है, क्योंकि एक केंद्रक भी यही होता है, ठीक है। तो दोनों के जो रेडियस का रेशियो होगा, मतलब ये अगर 2x मान लीजिएगा तो स्मॉल वाला x हो जाएगा। अब यहाँ से एक कंडीशन दे रखा था कि बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 66 है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई बड़की आर स्क्वायर, आई पाई छोटी वाली आर का स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे, कैपिटल आर के जगह 2x रखिएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, आई एक्स स्क्वायर। आप पाई के जगह रख सकते हैं वैल्यू 22/7, आई 3x स्क्वायर बराबर 66। 3 से 22 बार में कट जाएगा मित्र, 22 से 22 खत्म, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 आ जाएगा यहाँ। तो एक्स की वैल्यू आपको √7 दिख जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना दिख जाएगा, √7। हाँ, अब सुनिए, अब एक्स की वैल्यू अगर √7 दिख गया तो हमसे पूछ रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो हम पता कर लें कि इसकी हाइट कितना होगा। तो हाइट होता है √3/2 इंटू साइड, और साइड बन जाएगा 2 और 1 3, साइड नहीं, ये तो हाइट, हाइट ही है। हाइट कितना इसका है, इसको मैं लेफ्ट साइड लिखता। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, इसकी जो हाइट यहाँ बन रहा है वो 3x बराबर √3/2 है। तो यहाँ से आप करिए क्या, x की वैल्यू √7 रख सकते हैं, हाँ जी, √7 रख सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या x की वैल्यू √7 रख लीजिए, और गुना 2 अब बटा √3, तो यहाँ से आपको a निकल जाएगा। ये आपको कट जाएगा √3 से √3 बार में, या आप √3 को रहने भी दे सकते हैं, ऐसे भी स्क्वायर तो होना है, ये है, इसको रहने दीजिए। अब चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड इसका जब स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 7, आई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3। यही ना बनेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 × 9 7 × 21, 21 √3,
जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात था। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। ठीक है, पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनके ऊंचाई का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो उनके आधार के अनुपात क्या होगा? देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ या नहीं? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ जी सर। अब कह रहा है इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात है 4 और 3 है, तो आप यहाँ 4 और 3 क्षेत्रफल का अनुपात लिख सकते, क्योंकि ये क्षेत्रफल का अनुपात मैंने लिखा। अच्छा जी। अब कह रहा ऊंचाई का जो रेशियो है 3:4 है, 1/2 से 1/2 को वैसे भी आप काट सकते हैं, 1/2 से 1/2 को तो वैसे भी काट सकते हैं। तो B1 हाइट की जो बात है वो अगर इसकी हाइट 3 मान लेते हैं, अब B2 को रहने देते हैं, उसकी हाइट को हम 4 मान लेते हैं, और ये 4 और 3 है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 3B1/4B2 बराबर 4/3। क्रॉस अगर गुना करिएगा या 3/4 को उधर लेके चल जाइए, ये 16 और/9 हो जाए। मतलब इसके जो आधारों का जो अनुपात होगा वो 16 और 9 का अनुपात होगा, जो कि सी ऑप्शन में। आगे बढ़िए। एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 और 8 है, तो विपरीत शीर्ष से कर्ण की ऊंचाई कितना होगा? अगर एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है जिसमें 15 है 8 है, तो मेरे मित्र ट्रिपलेट तो आपको पता ही होगा, 8 15 17 एक ट्रिपलेट बनाता है, जिसमें ये वाला हाइट आपसे जानना चाह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल दीजिए। एक बार बेस मान लीजिए 8, हाइट इसका 15 हो जाएगा। सेकेंड टाइम बेस मान लीजिए हाइपोटेनस को, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इसका एच हो जाए। आप यहाँ से बड़े ही आसानी से बता सकते हैं 120/17, हाँ या नहीं? 120/17 किस में है? बटा में 17 किस में आ जाएगा? 119 है, 120/17, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई भुजा एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डी बीसी के समांतर है, एडी डीबी का रेशियो 3:5 है, एसी 4 है, एई कितना होगा? ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, कौन सा ट्रायंगल? एबीसी, जिसमें डी और ई भुजा एबी और एसी पर बिंदु है। इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, और ये इसके पैरेलल है। अब कहता है एडी और डीबी का जो रेशियो है वो 3:5 है। तो मेरे मित्र इसका भी तो रेशियो 3:5 होगा, रेशियो तो सेम होता है ना। थेल्स थ्योरम कहता है AD/DB बराबर होगा AE/EC। अब करा AC अगर 4 है, AC को हम 4 बनाना चाहें ओरिजिनल में, और यूनिट में 5 या 3 8 है, मतलब 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, वो 4/8 यानी 1/2। तो हमसे पूछ रहा था AE का लेंथ, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा। तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा, यानी 1.5। बस खत्म। आगे देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 cm और त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर भुजा दे रखा है तो क्षेत्रफल की जो अगर बात करें हम, कि जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो √3 आ जाएगा, हाँ या नहीं? तो इसमें तो क्षेत्रफल √3 है नहीं, तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी गया। अब ये दोनों में लड़ाई है। रही बात ऊंचाई का, तो ये होता है √3/2 इंटू साइड, तो ये आ जाएगा √3, और √3 किस में है? तो केवल बी में है। बी ऑप्शन सही है। पढ़िए 261। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? अब गलत चुनना है। किसी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होती है। तो दो भुजाओं का योग तीसरा से बिल्कुल अधिक होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा सही है, लेकिन आंसर नहीं होगा। सही है वो आंसर नहीं होगा, गलत है वो आंसर होगा। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक भुजा के साथ न्यून कोण बनाती है। अगर आप बड़ी भुजा की बात कर लेते हैं, जैसे समकोणीय त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये भुजा के साथ देखो ये और ये तो न्यून कोण ही बना रहा है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ ना बना रहा है, इसके सामने ना 90 डिग्री बन रहा है। तो बड़ी भुजा अन्य भुजा के साथ न्यून कोण ही बनाता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोण के माप से अधिक होता है। हाँ, दो कोणों का योग तीसरी कोण के माप से अधिक होता है, कोई जरूरी नहीं है। दो कोणों का योग
तीसरा के बराबर भी हो सकता है, लेकिन किसी भी त्रिभुज में ही बोल रहा है, किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरा कोण के माप से हमेशा अधिक होगा, ये ऐसी बात नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा होता है। अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, लेकिन योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये भी सही है। तो तीनों सही है, गलत यही है। जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि पूछा ही गलत गया। ठीक है, चलिए। 62। त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंचाई के समवर्ती बिंदु को, अब ये थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है, इंग्लिश रहेगा थोड़ा अच्छा लगेगा। ऊंचाई के समवर्ती बिंदु को केंद्रक कहते हैं। नहीं, ऊंचाई नहीं, इतना तो मुझे समवर्ती का मतलब ही नहीं पता रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि माध्यिका पर केंद्रक होता है, ऊंचाई पर केंद्रक नहीं होता है। तो सत्य कौन है? ये तो गलत है। माध्यिकाओं का योग परिमाप से कम होता है। माध्यिकाओं का योग परिमाप से कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अंदर में जितना भी, चाहे माध्यिकाओं का योग कर लीजिए या ऊंचाई का योग कर लीजिए, बाउंड्री के जो पेरीमीटर होगा उससे कम ही रहना है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये सही है, ये सत्य है। आंतरिक कोण समद्विभाजक के समवर्ती बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, ये भी सही है। आंतरिक कोण के समद्विभाजक, जैसे अंदर वाले कोण के समद्विभाजक से खींचते हैं तो वही ना लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, लंब केंद्र नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। आंतरिक कोण समद्विभाजक के समवर्ती बिंदु लंब केंद्र, लंब केंद्र का मतलब होता है जहां शीर्षलंब कटता है, जहां पे शीर्षलंब कटता है उसको लंब केंद्र कहते हैं। कोई भी दो भुजाएं मिलाकर शेष भुजा की माध्यिका के दुगुने से कम होता है। कोई भी दो भुजा को अगर मिला दीजिएगा तो शेष भुजा की माध्यिका के दोगुने से कम होगा। ठीक है, अब इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, हमसे सत्य पूछा था कि सही कौन है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। माध्यिकाओं का योग परिमाप, तो जो सही है एक ही वो सही होगा ना, ऐसे भी इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी गलत होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी दो भुजाएं मिलाकर, अगर दो भुजा हम मिला देते हैं, जैसे एक त्रिभुज है ABC, तो कोई भी दो भुजाएं मिलाकर शेष भुजा की माध्यिका के दोगुने से कम होगा। तो दो भुजा का अगर योग करिएगा, जैसे AB और BC आप करते हैं, AC पर माध्यिका ले लीजिए। ठीक है, तो ये कहता है इसका योग करेंगे तो वो BD से कम होगा, मतलब BDA बड़ा होगा, जो कि कितना गलत बोल रहा है। इसका और इसका सम इससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। तो आंसर आपका केवल B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज XYZ और LMN के परिमाप क्रमशः 48 और 32 cm है। यदि LM 12 है तो XY कितना हो? देखिए, दो समरूप त्रिभुज अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो परिमाप का रेशियो होगा उसके भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा या ऊंचाई के रेशियो के बराबर होगा, जो दे दे। परिमाप का रेशियो 48 और 32 है, तो 48 आया है XYZ के लिए, तो XYZ वाला भुजा ऊपर लिखिए और बाई की LMN वाला भुजा नीचे लिखिए। जो परिमाप का रेशियो होगा ना, इसके संगत भुजा के रेशियो के बराबर होगा, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। 8 से 6 बार में, 8 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, नहीं 6 18 से। आगे बढ़िए। 64। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है या क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा वाला कराया था, लेकिन अगर ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है तो क्षेत्रफल को आप आधार से डिवाइड कर दो, ऊंचाई का रेशियो निकल जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कल के डेट में आपसे क्षेत्रफल का ही रेशियो पूछ देगा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आधार पूछ देगा ऊंचाई दे करके तो क्षेत्रफल को क्या करना, उससे डिवाइड कर देना है। या आप ऐसे डिटेल्स में भी समझ सकते हैं। इसको जो क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो आधार तो दिया हुआ है 4, हाइट मान लेते हैं H1। दूसरे का आधार कितना दिया हुआ है 5, और इसकी हाइट मान लेते हैं H2, और ये रेशियो 8 और 15 के बराबर है, तो इसे ही कट जाएगा, हाँ या नहीं? तो 4H1 बटा 5H2 बराबर 8 और 15, 4 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, यानी ऊंचाई का जो रेशियो होगा 2:3 होगा। ऊंचाई का रेशियो कितना होगा? 2:3 होगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना था, क्षेत्रफल जैसे ही 8:15 था तो आधार वाला से आप डिवाइड कर देते ना, तो हमसे पहले आप आंसर ले आते। 2:3। 65। एक त्रिभुज ABC में B 90 है, AC 45 है, D AC का मध्य बिंदु है, AC अगर 4√2 है, BD कितना होगा? 90 डिग्री की अगर बात कर दिया, मतलब एक समकोण त्रिभुज के बारे में बोल दिया, तो B पर 90 डिग्री बना रहा है। अब ये बोल रखा है कि C जो है वो 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा।
मतलब ई साइड अगर x है तो ये भी हमारा x होगा, इसकी लेंथ हमारा √2x होगा। अब कह रहा है डी ए सी का मध्यबिंदु है। अगर ए सी का मध्यबिंदु मिला देते हैं और ए सी 4√2 है, ए सी 4√2 है, तो बी डी का लेंथ पूछ रहा है कितना होगा। देखो, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ना, तीनों वर्टेक्स से समदूरस्थ होता है, ये सब बराबर हो। तो बीडी का जो लेंथ होगा वो √2x/2 होगा, हाँ या नहीं। लेकिन पहले तो x की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये और ये आधा होगा ना इससे। अब बीडी का लेंथ तो खैर ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन x निकालना है। तो पूरा AC का लेंथ तो हमारा √2x माना हुआ है, और ये AC का लेंथ दे रखा है 4√2। यहाँ से x की वैल्यू आप बता सकते हैं कितना, 4। और x की वैल्यू जब आप यहाँ 4 रख लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा BD 2√2। खत्म। 266। कह रहा दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, कौन सही है। ठीक है, यानी सही चुनना है। त्रिभुज के माध्यिकाओं का समवर्ती बिंदु एक केंद्रक होता है, एक बिल्कुल सही है, क्योंकि माध्यिका पर ही केंद्रक होता है। किसी त्रिभुज में एक लंब केंद्र शीर्ष लंबों का समवर्ती बिंदु है। हाँ, लंब केंद्र जो होता है शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, ये भी सही है। किसी त्रिभुज में आंतरिक कोण समद्विभाजक समवर्ती बिंदु एक केंद्र कहलाता है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि आंतरिक कोण का जो समद्विभाजक होगा, ये हालांकि एक चीज और यहाँ लिखना चाहिए, अंतः केंद्र, बट केंद्र ही इसको कह रहा है, तो इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, ये अंतः केंद्र होता है, एक परिकेंद्र होता है, ये अंदर वाले केंद्र होता है। तो कोण समद्विभाजक के इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो अंतः केंद्र का काम करेगा। अब भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो परिकेंद्र का काम करेगा, सरकम सेंटर का काम करेगा। तो तीनों सही है, तो 1 2 3 सभी कथन क्या है, सही है। एक एक त्रिभुज के कोण ए बी और सी समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है, और एम बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ए एम बी सी पर लंब है। तो अगर समांतर श्रेणी में कह रहा है कि ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है मेरे मित्र, तो आप करिए क्या कि अगर आप एक एंगल को मान लिया जाए थोड़ा देरी के लिए, एपी में आप पढ़े होंगे, अगर ए मान लेते हैं तो दूसरा को मान लीजिए, आगे वाला को A+D या पीछे वाले को A-D, और तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से डी डी कट जाएगा, 3A की वैल्यू 180 डिग्री, यानी ए की वैल्यू आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो बीच का एंगल तो मुझे पता चल गया 60 डिग्री होगा, तो आगे 90 डिग्री लेना चाहिए और इसके पहले 30 डिग्री लेना चाहिए। और ये सुविधा भी होता है बनाने में, अगर हम दूसरा एंगल ले लेंगे तो वहाँ दिक्कत भी हो सकता है। अब आप समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। तो ये तो एक समकोण त्रिभुज खैर है, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री है। अब एबीसी समांतर श्रेणी में कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, कि पहले ए ही हो, बी ही हो, सी ही हो, किसी को भी हम कर सकते हैं समांतर श्रेणी में, जिसमें ये 90 डिग्री है। और आगे कह रहा है ए एम बी सी पर लंब है, तो लंब हमेशा यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, तो ए एम जो है बी सी पर लंब है, तो इसको अब बी सी बना दीजिए अच्छा लगने के लिए, ठीक है, जल्दी बनने के लिए। अब बी एम और ए बी का रेशियो पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि अगर ए को आप 90 बना रहे हैं तो ये 90 है, तो बी को मुझे 60 बनाना पड़ेगा, और सी को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 30 बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 60 30 90। अब यहाँ 90 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये 90 है 30 है तो ये आपको 60 हो जाएगा। अब जो पूछ ले हमसे, हमसे ए बी और बी एम का रेशियो पूछ रहा है। बी एम, अच्छा एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। 30 के सामने अगर x होगा मित्र, तो 60 के सामने आपको पता है √3x होता है, और 90 सामने आपको पता है 2x होता है। ये रेशियो तो सबको याद होगा। जिसमें बी एम और ए बी का रेशियो पूछ रहा है, तो ये x हो जाएगा और ए बी 2x हो जाएगा, यानी 1/2 सवाल का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62। एक समषष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 cm है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर परिवृत्त की त्रिज्या 9 cm दे रखा है, समषष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अब समषष्ठभुज क्या होता है, जैसे अगर आप समषष्ठभुज देखिएगा तो सम लगने मात्र से सम का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, और इसके अंदर जो सेंटर होता है ना, समषष्ठभुज में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर में बनता है। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, 6। अब पूरा 360 होगा, 360 को अगर 6 से आप डिवाइड करिएगा तो ये प्रत्येक एंगल आपको 60 डिग्री मिलेगा। मतलब ये एंगल आपको 60 डिग्री, प्रत्येक एंगल आपको कितना कितना डिग्री मिल जाएगा, 60 60 डिग्री मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है,
तो सबको 60 लिखना जरूरी नहीं था। कारण यह है कि ये तो रेडियस हो जाएगा, तो ये पहले से बराबर रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये भी 60 होना पड़ेगा, ये भी 60 होना पड़ेगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम कर जाता है, यानी ये भी आर का काम करेगा। अब इसमें क्या बोल रहा था कि परिवृत्त की त्रिज्या 9 है, परिवृत्त की त्रिज्या 9 है, मतलब भुजा भी तो 9 निकल जाएगा ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी कितना निकल जाएगा, 9। तो कह रहा है इसकी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो वो 9 cm होगा। ठीक है, 269। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है। तो बाह्य कोण जो होता है 360 डिग्री बटे एन होता है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण, और ये 36 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा 10। पढ़ते हैं 270 नंबर। कहता है एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है, तो यह पाई आरेख किसके बराबर होगा। अब 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, और ये दे रखा है फ्रैक्शन में। ये क्या चीज में दे रखा है, वैल्यू फ्रैक्शन में। तो मुझे पता है कि पूरा अपने आप में 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री में ये 135 डिग्री है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अगर यही परसेंट में निकालना होता तो 100% से गुना करते। तो 45 दिया 135, और 45 हठी 360, यानी 3/8 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके अपोजिट एंगल बराबर हो, हाँ या नहीं, और पैरेलल हो साइड। अब इसमें बोल रहा है कि ए सी के बराबर है, और ए सी वैसे भी बराबर होता है, अपोजिट एंगल बराबर होता है। ए दिल है x+20, और सी दिल है 3x-10। अब यहाँ सोल्व करिएगा तो इधर 30 हो जाएगा और उधर 2x हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से 15 निकल जाएगा। तो एक्स का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था। 272। त्रिभुज एबीसी में पी क्यू पैरेलल है एबी के, पी और क्यू क्रमशः बीसी और सी ए पर है, और सी क्यू और क्यू ए बराबर 1 3 है, और सी पी बराबर 4 है, तो बी सी का मान कितना होगा। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी है। अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, ठीक है, एबीसी अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें पी क्यू पैरेलल है एबी के, पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, एबी के। कह रहा है सी क्यू और क्यू ए 1 3 है, सी क्यू और क्यू ए, हाँ, पी क्यू और क्यू ए, पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू पैरेलल ए बी, ठीक है। पी और क्यू क्रमशः बी सी और सी ए पर है, बी सी। पी किस पर था, पी जो है यहाँ पे वो बी सी पर है, तो क्यू हमारा यहाँ हो जाएगा। अब सुनिए, सी क्यू और क्यू ए, सी क्यू और क्यू ए का जो रेशियो है 1 और 3 है, इधर भी रेशियो वही होना 1 और 3, रेशियो दोनों जगह सेम होता है। अब कह रहा है सीपी अगर 4 है, एक क्वेश्चन अभी भी ऐसा वाला देखे थे, अगर इसको 4 बना दीजिएगा तो मतलब 4 गुना, तो ये आपको 12 हो जाएगा। तो बीसी का लेंथ पूछ रहा था, तो 12 और 4 मिला दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। कह रहा है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की लंब कोणीय कहा जाता है यदि उनके बीच का कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अगर दो वृत्त एक दूसरे को काटे और इसके बीच का एंगल, बीच के एंगल का मतलब मान लो ये टेंजेंट है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है ना, कहाँ बनता है, वहाँ नहीं बनेगा, इसके जो बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, मान लो ऐसे है। ठीक है, तो बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, उसको लंब कोणीय कहते हैं। ठीक है, 74। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 और 24 है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा कितना हो। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती। अब विकर्ण दे रखा है 32 और 24, विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो 32 से मतलब 16 16 हो जाएगा, और 24 से मतलब 12 12 हो जाएगा। और यहाँ 90 डिग्री पर तो काटता ही है। इसको छोटा करने के लिए साइड ना निकालना है, 4 से काट दो, 4 चौ 16 चरती है 12, तो 3 है 4 है तो ये 5 होगा, 4 से काटे थे 4 से गुना कर दीजिए, यानी साइड जो हो जाएगा वो 20 cm। 275। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है।
एक वृत्त की परिधि समबाहु त्रिभुज के परिधि के बराबर है और वृत्त की त्रिज्या 21 है, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा कितना होगा? अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और आर दिया हुआ है 21, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू साइड। तो यहाँ से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, साइड निकल जाएगा, 22 दूना 44 सी, जो कि यही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में 276 से 300, यानी टोटल इसमें 347 क्वेश्चन है, जो कि अब कंप्लीट ही होने वाला है। ज्योमेट्री बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप पूरा स्टार्टिंग से आप रिवीजन करते रहिए, फिर आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।